Hello, children. Today I am starting with the next topic of microorganism. In this topic, we will discuss about the harmful microorganism. Earlier, we have studied the microorganism as our friend, but now the harmful microorganism. Some microorganisms are very harmful to us, and these are called as the pathogens. These microorganisms, normally they may be bacteria, they may be virus, they may be protozoa, fungi, etc. Normally the pathogens, they enter our body through air normally, or water, or by touch, or by food we eat. When they enter in our body, they produce harmful effect or some diseases in our body. If these diseases are caused by the air, water, touch, or by the food, these are called as the communicable disease. The communicable disease are normally cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis. These are common communicable disease. Communicable disease का मतलब होता है जो डिजीज़ एक से दूसरे में स्प्रेड होती हैं. कुछ डिजीज़ होती हैं जो एक से दूसरे में स्प्रेड होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं जो एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं होती हैं. सो दीज डिजीज़ जो एक से दूसरे में स्प्रेड होती हैं, दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज़, और जो स्प्रेड नहीं होती हैं, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. जैसे अगर एक कॉमन कोल्ड हो, किसी व्यक्ति को कोल्ड है और उस कोल्ड में वो अगर स्नीज़ करता है, छींकता है, तो उस छींक की वजह से दूसरे को, सामने वाले को भी कोल्ड हो जाता है. तो दिस इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़. लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स कैरी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द डिजीज़, जस्ट लाइक मॉस्किटो. हम जानते हैं मॉस्किटो हमारी लाइफ में एक ऐसा एनिमल है या एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमें कई सारी डिजीज़ को कॉज करता है. उन डिजीज़ में सबसे पहली कॉमन डिजीज़ होती है, दैट इज़ मलेरिया. मलेरिया इज़ कैरीड बाय मॉस्किटो बाय एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो. मॉस्किटोज़ हैव डिफरेंट स्पीसीज़, अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं मॉस्किटोज़ की. उन स्पीसीज़ में एक स्पीसीज़ होती है एनाफिलीज, जो कि मलेरिया के कैरियर. मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ and the name of that protozoa or amoeba is plasmodium. उसके थ्रू हमारे मलेरिया कॉज होता है. एंड मॉस्किटो जब किसी को बाइट करता है तो वो साथ में प्लाज्मोडियम को भी ब्लड में छोड़ देता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है. ऐसे ही हाउस फ्लाई विच कॉजेज़ कॉलेरा एंड ऑल. हम जानते हैं हाउस फ्लाई नॉर्मली डर्टी प्लेसेस पर ही बैठती हैं और वहाँ से कई सारी बीमारियों के माइक्रो ऑर्गेनिज़म को अपनी बॉडी में चिपका लेती हैं, और उसके जब हमारे खाने वाले फूड में वो बैठती हैं तो हमको भी वो बीमारी हो जाती है. इसके अलावा कुछ और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस, मेजल्स, चिकनपॉक्स, ये सब हमारी बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू होती हैं, जो डायरेक्ट टच से एक दूसरे को होती हैं. एज एन एग्ज़ाम्पल, आजकल जो हम कह सकते हैं एक डिज़ीज़ चल रही है, दैट इज़ कोरोना. That is caused by a virus, and again it is a communicable disease. इसके लिए, क्योंकि ये हाईली कम्युनिकेबल है, इसके लिए हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है. एंड दिस एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इज़ टेकन बाय द वेयरिंग ग्लव्स एंड मास्क एंड ऑल. एक और जितनी हम डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना अच्छा है, ये वायरस हमको कॉज नहीं करेगा. इसके अलावा ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म सिर्फ ह्यूमन को ही डिज़ीज़ कैरी करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस डिजीज़ इन एनिमल्स ऑल्सो. कई सारे एनिमल्स होते हैं जो हमें अलग अलग एनिमल्स में भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से, वायरस से. कई बार जो बीमारियां हमारी ह्यूमंस को होती हैं, द सेम डिजीज़ आर कॉज्ड इन एनिमल्स ऑल्सो. उनको भी सेम बीमारियां हो सकती हैं. लेकिन कैटल्स में नॉर्मली माउथ डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो बाहर से कहीं से भी खा लेते हैं तो उनके मुंह में नॉर्मल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है या स्टमक इन्फेक्शन ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिज़ीज़ होती है, दैट इज़ नॉट ओनली टू द एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बट द सम डिजीज़ आर कॉज्ड इन प्लांट्स ऑल्सो. जिनमें से कुछ डिजीज़ हैं जिनमें कॉमन डिजीज़ इन सम प्लांट्स आर व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल.
और भी बाकी जितने प्लांट्स हैं सब में डिजीज़ हो सकती हैं. डिजीज़ में बी इन द फॉर्म ऑफ लीव टाइप, प्लांट टाइप, फ्लावर टाइप, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की डिजीज़ भी होती हैं, जिनमें से सिट्रस कैंकर. Citrus canker is a disease which is caused by the bacteria and this is normally found in the citrus fruit. सिट्रस फ्रूट प्लांट्स में जैसे लेमन है और ऑरेंज है, इन टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमारे सिट्रस कैंकर होता है. दिस इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया. रस्टिंग ऑफ व्हीट, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन डिजीज़ ऑफ द व्हीट, आज भी होती है. एंड दिस डिज़ीज़ में जो रस्ट व्हीट जब उगने लगता है, जब उसमें बालियाँ आ जाती हैं व्हीट की, उन बालियों में जब व्हीट पड़ने लगता है, छोटे छोटे व्हीट होते हैं, तो वो रस्ट की तरह ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट हो जाए. दैट इज़ कॉज्ड बाय अ फंगस, दैट इज़ अ फंगाई. तो ये डिज़ीज़ के लिए भी होती है. इसके अलावा और भी कई सारे हमारे प्लांट्स हैं जिनमें डिज़ीज़ होती हैं. इन डिज़ीज़ के लिए जो हमारे किसान होते हैं, जो फार्मर होते हैं, दे always spray some medicine on the plants or to their crop. अलग अलग टाइप की मेडिसिन्स होती हैं. फॉर एवरी डिजीज़ देयर इज़ अ डिफरेंट. इसीलिए जो प्लांट जो हमारे फार्मर्स होते हैं, दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप. जब उस क्रॉप में डिजीज़ बढ़ने लगती है या उनको एक दो प्लांट में भी डिजीज़ दिखती है तो वो तुरंत स्प्रे कर देते हैं जिससे कि बाकी में ना स्प्रेड हो. माइक्रो ऑर्गेनिज़म से सिर्फ इतना ही नहीं होता है, एक और प्रॉब्लम जो नॉर्मली हम ह्यूमंस में होती है और एनिमल्स में भी होती है, दैट इज़ द फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग कभी कभी ऐसा होता है हम बासी खाना खा लेते हैं या रेस्टोरेंट से बगैर सोचे समझे ले आते हैं खाना, तो इस तरीके से हमको फूड पॉइजनिंग की भी संभावना रहती है. और दैट फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड बाय सम वायरस, सम बैक्टीरिया और फंगस और प्रोटोजोआ आल्सो. किसी से भी किस टाइप की फूड पॉइजनिंग है ये डॉक्टर ही आपको बता पाएगा. तो हमको खाना खाते समय ध्यान रखना चाहिए, हमारे हाथ प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए. खाना बनाने वाले यूटेंसिल, खाना खाने वाले यूटेंसिल, ऑल दोज शुड बी प्रॉपरली क्लीन. अगर सब क्लीन होंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, तभी हमारा फूड पॉइजनिंग से हम बच सकते हैं. बाहर का खाना स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीज़न वी शुड अवॉइड, क्योंकि रेनी सीज़न ऐसा होता है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ग्रोथ के लिए मोस्ट सूटेबल कंडीशंस होती हैं. इसलिए रेनी सीज़न में आउटसाइड फूड शुड बी अवॉइडेड. जितना कम से कम खाइए उतना अच्छा है. इसके बाद एक और टॉपिक है, दैट इज़ फूड प्रिजर्वेशन. समटाइम्स वी रिक्वायर टू प्रिजर्व अवर फूड फॉर फ्यूचर. हमेशा फ्रेश फूड अवेलेबल नहीं होता है या कभी कभी हम अपने शौक़ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए फ़ूड को प्रिजर्व करते हैं. इसमें से कुछ मेथड्स हमारे पास होते हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड इज़ द केमिकल मेथड. इन केमिकल मेथड वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, जिसमें से नंबर 1 इज़ सॉल्ट. अगर किसी चीज़ में आप एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट डाल देते हैं तो वो चीज़ हमारी प्रिजर्व हो जाती है. जैसे हमारे पिकल, जो हमारे अचार होते हैं उनमें काफ़ी अमाउंट में सॉल्ट डाला जाता है और काफ़ी अमाउंट में ऑयल डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है या जो पिकल है वो हमेशा प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता. दूसरा केमिकल मेथड होता है प्रिजर्व बाय शुगर. जैसे हमारे मुरब्बा होते हैं, जैम है, जेलीज़ है, स्क्वैशेस है, उसमें एक्सेस अमाउंट में शुगर डाली जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट शुगर द फूड रिमेन्स प्रिजर्व्ड एंड वी कैन यूज़ दैम. थर्ड इज़ प्रिजर्वेशन बाय विनेगर. कुछ पिकल होते हैं जिनमें हमारे विनेगर डाला जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे विनेगर से ही वो प्रिजर्व हो पाते हैं. नॉर्मली मार्केट में जब भी आप अचार वगैरह लेने जाएंगे तो उनमें विनेगर होता है, जिससे वे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं. इसके अलावा केमिकल मेथड में कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं, दे आर नोन एज दी प्रिजर्वेटिव्स, जस्ट लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट. मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होते हैं. अगर आप घर में अचार डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सोडियम बेंजोएट डाल मिक्स कर दीजिए तो वो आपका ख़राब नहीं होगा. दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज द फूड प्रिजर्वेटिव्स. इसके बाद कुछ और तरीका भी होता है फूड प्रिजर्वेशन का, दैट इज़ हीटिंग. नॉर्मली जो हमारे पैक्ड फूड होते हैं, कुक्ड पैक्ड फूड जो होते हैं, उनके जो प्रिजर्वेशन होता है दैट इज़ डन बाय द हीट. हीट से होता है कि उनको एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर तक हीटअप किया जाता है, 70 to 80 डिग्री तक हीटअप किया जाता है, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस. हीट करने के बाद
उनको तुरंत सील पैक कर दिया जाता है और जिससे कि क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं, तुरंत सील पैक कर दिया जाता है जिससे कि उसमें हमारा और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप ना हो पाए। एंड देन उनको सेव कर लिया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है। वन मोर मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन इज़ कूलिंग, विच वी यूज़ इन आवर होम ऑल्सो, दैट इज़ इन रेफ्रिजरेटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को लंबे समय तक फ्रेश रखना है या प्रिजर्व करके रखना है तो वी यूज़ द फ्रिज और डीप फ्रीज़र। मार्केट में जैसे फ्रोज़न पी आती है, मटर आती है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी अब तो आती है मार्केट में। सो दीज आर फ्रोज़न, दीज आर प्रिजर्व्ड बाय द डीप फ्रीज़र और एट वेरी लो टेम्परेचर। एंड सबसे पहले जो हमारा ये प्रिजर्वेशन का मेथड था बाय हीटिंग, दिस इज़ कॉल्ड एज द पास्चराइजेशन। और इसमें क्या किया जाता है, मैंने बताया था कि गर्म करके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करके तुरंत सील पैक कर दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज द पास्चराइजेशन एंड दिस वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द लुई पास्चर। एंड लास्ट वन इज़ स्टोरेज ऑफ फूड। नॉर्मली जो हमारा कुछ होते हैं जो हमको स्टोर किया जाता है, इनको नॉर्मली सील्ड एयर पैक में किया जाता है जिसमें एयर टाइट होना चाहिए। हमारे घर में भी जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को सेव करके रखना चाहते हैं, पल्सेस हैं, राइस है, तो एयर टाइट होना चाहिए क्योंकि एयर में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कैन हिट द फूड आइटम्स। तो हम उनको अगर वहाँ से रिमूव कर दें तो एयर टाइट में रखते हैं तो लंबे समय तक हमारा प्रिजर्व रहता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फूड preservation. Thank you.